नमस्कार साथियों, ट्रू शिक्षा क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस समय हम लोग हिंदी भाषा का अभ्यास प्रश्नों को हल कर रहे हैं। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम और भी कुछ प्रश्नों को देखेंगे और उसको हल करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं, हम कुछ प्रश्नों को समझते हैं उसको। देखिए, जो पहला प्रश्न है वो है पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग है। जैसे कि आप उपसर्ग पढ़ चुके हैं। उपसर्ग क्या होता है? किसी शब्द के पहले आता है। तो पहले में देखिए, तो विकल्पों पे ध्यान दें तो परा, परि, प्र, परा और आ। तो उपसर्ग हमारा क्या होता है? जो शब्द के पहले आए। जैसे इसमें क्या है, तो जय शब्द के पहले क्या आ रहा है? परा। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा परा। यानी पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? वो है परा। अधिक जानकारी के लिए आप जो उपसर्ग का एपिसोड है आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। आगे देखते हैं, डिबिया में कौन सा प्रत्यय है? यानी डिबिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के अंत में लगते हैं। तो अब देखें, विकल्प पे ध्यान दें, या, आ, आई या ई। तो वही अंत, इसका अंत में क्या इसका उच्चारण जब हम करते हैं तो क्या आ रहा है? इया। तो यानी डिबिया शब्द में इया प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आगे देखें हम, भिक्षुक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? विकल्प कौन कौन से हैं? ए, उ, उक और अक। भिक्षुक, ठीक है ना? उक, यानी यहाँ पे इसके उदाहरण से देखें तो पता चलता है हमारा कि यहाँ पे उक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आप उपसर्ग और प्रत्यय वाला एपिसोड देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? बहिष्कार शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो देखिए, बहिष्कार शब्द का संधि विच्छेद विकल्पों पे ध्यान दें तो वही धन सकार, बहि धन कार, बहिष धन अकार या बहि धन शकार। इसमें से सही विकल्प कौन सा है? तो इसमें से जो इसका सही विकल्प होगा वो होगा बहि धन कार। क्यों? क्योंकि देखिए, यह एक विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि में क्या होता है कि अगर विसर्ग के बाद कोई इकार या उकार शब्द आता है या क, ख या प, फ ऐसे शब्द आते हैं तो क्या हो जाते हैं? मूर्धन्य श के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे बहि धन कार होगा इसका संधि विच्छेद। आगे देखते हैं, पित्राज्ञा शब्द का संधि विच्छेद क्या है? पित्राज्ञा शब्द, तो पितृ धन आज्ञा, यानी इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? पितृधन आज्ञा। अब इसके अच्छे से प्रैक्टिस के लिए आप संधि वाला एपिसोड देखिए। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को जानते हैं। विद्यालय शब्द में है, इस विद्यालय शब्द में कौन कौन से पूछा जा रहा है कि विद्यालय शब्द में किस प्रकार कौन सी संधि है? विकल्प ध्यान दें तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इसमें कोई नहीं। तो देखिए, अगर विद्यालय का हम संधि विच्छेद करें तो क्या है? विद्या धन आलय। तो इसमें क्या है? दो समान, या कह सकते हैं हम इसको, दो सवर्ण स्वर मिल रहे हैं, सवर्ण स्वर मिल रहे हैं। तो जहाँ पे सवर्ण स्वरों के मेल से जो ये शब्द बनते हैं वहाँ पे हमारी होती है स्वर संधि। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा स्वर संधि। आगे देखते हैं, पवन का संधि विच्छेद होगा। विकल्प पे ध्यान दें, प धन वन, पो धन अन, पव धन अन या पव धन न। तो देखिए, अगर पवन शब्द को हम देखें तो ये पवन शब्द कैसा शब्द है? ये पवन शब्द जो है ये अयादि संधि का एक उदाहरण है। तो अयादि संधि में क्या होता है कि ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है, इसके बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो ये बदल जाता है, जैसे आय, आओ, इस तरह के रूप में बदल जाता है। तो क्या होगा? तो इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा पो धन अन, ठीक है। आगे देखते हैं, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? विकल्प पे ध्यान दें, सूर्योधन दय, सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय या सूर्य धन दय। तो सूर्योदय शब्द का सही विकल्प कौन सा है? इस पे ध्यान देते हैं हम। इसके संधि विच्छेद पे पहले देखते हैं। तो जो सूर्योदय शब्द है वो हमारा गुण संधि का एक उदाहरण है, ठीक है। गुण संधि में क्या होता है? यदि शब्द के अंत में हर्ष अथवा दीर्घ अ आ जाता है
तो क्या होता है, वो मिल के बड़ा बड़ा मत बना देते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि अगर शब्द के साथ हर्ष या दीर्घ आता है तो ई उ री में कोई वर्ण हो तो जैसे अ और ई का ए बन जाता है, उ अ और उ का ओ बन जाता है। उसी तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, सूर्योधन। जो इसका जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा, सूर्य धन उदय, यानी इसमें जो हमारा बी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। ये हमारा गुण संधि का एक उदाहरण है। अब आप गुण संधि को अच्छे से समझने के लिए आप संधि वाला एपिसोड देखिए तो आपको इसमें से क्लियर हो जाएगा, सारा कुछ स्पष्ट बताया गया है। चलिए इसी क्रम में हम कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। चलिए दोस्तों इसी क्रम में कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। तो अगला जो प्रश्न है हमारा वह गौशाला में कौन सा समास है, यानी गौशाला जो शब्द है उसमें किस समास का प्रयोग हुआ है या ये किस समास का उदाहरण है। ऑप्शन देखते हैं, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि और दीर्घ। तो देखिए अब समास को और डिटेल में पढ़ने के लिए आप क्या हमारे जो समास वाला वीडियो है उसको पूरा देखें, आपको समास अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। तो गौशाला, देखिए गौशाला जो है हमारा, अगर इसका हम विग्रह करें तो हमको क्या मिलता है, गाय का शाला अर्थात गाय के रहने का स्थान। तो देखा जाए तो इसमें एक संप्रदान तत्पुरुष का प्रयोग हुआ है, समास है, तो इसमें तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इसका जो हमारा विकल्प हो जाएगा वो होगा तत्पुरुष समास। आगे देखते हैं, पतझड़ में कौन सा समास है, विकल्प पे ध्यान दें, बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व या कर्ण तत्पुरुष। तो इसमें से पतझड़, अगर देखिए नाम से अगर हम इसके स्पष्ट है, पतझड़ अर्थात पत्ते झड़ते हों जिस मौसम में, तो क्या है, पत्ते झड़ते हों जिस मौसम में, तो क्या है, एक मतलब इसमें कोई भी जो शब्द, कोई भी जो पद होता है मुख्य नहीं होता है, मतलब किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती है और ये आपस में मिलकर एक नया अर्थ देते हैं। तो ये जो आपस में मिलकर जो नया अर्थ देते हैं वो बहुब्रीहि समास होते हैं। तो अर्थात पतझड़ में हमारा बहुब्रीहि समास का है प्रयोग हुआ है। आगे देखें, द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है, त्रिभुवन, त्रिनेत्र, दशानन और एकदंत। तो द्विगु समास आपने पढ़ा होगा। तो द्विगु समास क्या होता है, अगर मतलब किसी शब्द के आगे कोई संख्यावाचक विशेषण लग जाए तो वो द्विगु समास, विशेषण लगने के पश्चात जब उसका जो अर्थ निकलेगा वो एक समूह का या एक ग्रुप का प्रतिनिधित्व करेगा तो वो हमारा द्विगु समास होता है। तो अब शब्दों पे विचार करें, जैसे त्रिभुवन, त्रि अर्थात 3, त्रिनेत्र अर्थात 3, दशानन अर्थात 10, मतलब 10, इसमें 10 का भाव आ रहा है और एकदंत अर्थात 1 का भाव आ रहा है। तो देखिए इसमें से अगर देखा जाए तो त्रिनेत्र, दशानन और एकदंत ये संख्यावाचक, तो इसमें विशेषण का प्रयोग तो हो रहा है लेकिन ये क्या है, एक अलग अर्थ बनाते हैं। तो ये तीनों बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल हो गए और जो त्रिभुवन है ये हमारा द्विगु समास होता होगा। तो जो इसका सही विकल्प होगा वो होगा त्रिभुवन। आगे देखें, चौराहा शब्द में समास है कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु या अव्ययी भाव। तो चौराहा शब्द इसमें भी क्या है, पहला जो हमारा मतलब ये पहला जो शब्द है वो क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। तो जो संख्यावाचक विशेषण किसी शब्द के आगे आ जाता है तो और उसका एक समग्र रूप देने लगता है, यानी समूह का रूप बोध कराने लगता है, तो हमारा वहाँ पे क्या होता है, द्विगु समास। तो चौराहा शब्द क्या होगा हमारा, द्विगु समास। अब आगे देखें, यथाशक्ति, यथाशक्ति में कौन सा समास है। देखिए समास का एपिसोड आप पूरा देखिए, उसमें सारे समास के बारे में, एक एक के बारे में, उसकी पहचान, उसके एग्जाम्पल आपको सब कुछ बताए गए हैं। आप वहाँ से देखिए, फिर प्रैक्टिस करिए तो काफ़ी आपके लिए लाभप्रद होगा। अब देखें, यथाशक्ति में समास, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधार या द्विगु। तो यथाशक्ति देखिए पहला शब्द यहाँ पे क्या है, ये जो हमारा इसका जो पहला शब्द है वो क्या है, अव्यय शब्द है। तो अव्यय शब्द जहाँ पे पहला होता है वो हमारा अव्ययी भाव समास होता है। इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं, लिखने पढ़ने में कौन सा समास है। तो आसान ट्रिक के रूप में जानिए, जहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग होता है वहाँ हमारा द्वंद्व समास होता है। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। आगे देखते हैं, कौन सा युग्म गलत है। लुटिया डुबाना, इसका अर्थ यहाँ पे दिया गया है सारा काम चौपट होना। माई का लाल
अर्थात साहसी व्यक्ति, मुट्ठी गर्म करना अर्थात रिश्वत देना, सब्ज बाग दिखलाना हरा भरा करना। तो देखिए अगर हम इसको देखें तो अर्थ से प्रतीत होता है कि लुटिया डुबाना का मतलब सारा काम चौपट होना, ये तो सही है। माइकलाल साहसी व्यक्ति, ये भी सही है। मुट्ठी गर्म करना यानी रिश्वत देना, तो ये भी सही है युग्म। लेकिन सब्ज बाग दिखलाना का अर्थ जो होता है वो होता है लालच देकर किसी को बहकाना। तो क्या है, तो ये जो हमारा विकल्प होगा, ये जो ये विकल्प दिया गया है सब्ज बाग दिखलाना अर्थात हरा भरा करना, तो ये विकल्प मुहावरे के दृष्टि से ये गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा। तो कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या है, तो विकल्प पे ध्यान दें पहले। तो है दांत कटी रोटी, आस्तीन का सांप, अक्ल की दुम या आबनूस का कुंदा। तो पहले इनके अर्थों पे देख लेते हैं। दांत कटी रोटी का अर्थ क्या होता है, एकदम घनिष्ठता, तो ये तो होगा नहीं, कपटी मित्र तो एकदम घनिष्ठ होगा नहीं। आगे देखिए, आस्तीन का सांप मतलब जो साथ तो रहे अभी अंदर ही अंदर आपको घात करे। फिर अक्ल की दुम अत्यधिक क्या कह सकते हैं, ज्ञान का अपना वो करना, घमंड करना। और आबनूस का कुंदा का अर्थात होता है अत्यधिक काला। तो क्या है, इसमें से जो सही विकल्प होगा वो होगा आस्तीन का सांप। तो कपटी मित्र के लिए जो सही मुहावरा है वो क्या है, आस्तीन का सांप। अब आगे दोस्तों इतने प्रश्नों को हम लोगों ने देख लिया, अब आगे चलिए कुछ और प्रश्नों को भी देखते हैं। चलिए दोस्तों और भी प्रश्नों को देखते हैं। तो देखते हैं अगला प्रश्न हमारा है, नाक का बाल होना। नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है। विकल्प पे ध्यान दें। अधिक समीप होना, अधिक प्रिय होना, कष्ट देना या पालतू होना। तो देखिए नाक के बाल होने का जो सबसे उपयुक्त जो इसमें इसका एग्जाम्पल होगा, ये जो शब्द होगा मुहावरा होगा वो होगा अधिक प्रिय होना। ठीक है, क्योंकि नाक का बाल होने का जो अर्थ बनेगा वो होगा अधिक प्रिय होना। आगे देखते हैं, अभिज्ञ का विलोम क्या है। तो अभिज्ञ का विलोम विकल्प देखें, अल्पज्ञ, सर्वज्ञ, अनभिज्ञ और विज्ञ। तो इसमें सबसे उपयुक्त जो विकल्प है वो है अनभिज्ञ। आप क्या कहते हैं, मुहावरा और विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, इनका अधिक से अधिक अभ्यास करते रहिए। इसके साथ ही हम चलते हैं कुछ पेडागॉजी से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। जो भाषा से संबंधित पेडागॉजी के हैं, शिक्षाशास्त्र के हैं, उसको जानते हैं। भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। विकल्प पे ध्यान दें। भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, भाषा का समृद्ध परिवेश, संचार माध्यमों का प्रयोग या अभिभावकों का साक्षर होना। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले पेडागॉजी से संबंधित प्रश्न को हल करने के लिए हमको सिर्फ दिमाग में इस बात को रखना है कि हम जो कुछ भी उत्तर देंगे वो बालक को केंद्र में रख के ही देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा सारा जो केंद्र बिंदु है वो बालक है। अगर आप बालक को केंद्र में रख के प्रश्नों के उत्तर देते हैं तो आप सही उत्तर का चुनाव करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं इस विकल्प से कि भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो देखिए भाषा सीखने में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो है भाषा का समृद्ध परिवेश। तो भाषा का समृद्ध परिवेश, अगर परिवेश नहीं होगा तो आप कुछ भी सिखा दें वो उतने समय के लिए ही रहेगा, बाद में भूल जाएगा। जैसे कि आप देखते हैं इस समय बहुत सा प्रचलन हो गया, इसमें प्रचलन हो गया है कि इंग्लिश मीडियम स्कूलों का। ठीक है, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में होता क्या है, अब बच्चे तो यही ग्रामीण परिवेश के हैं, वो जाते तो हैं स्कूल में, वहाँ पर उनको एक बेल दो बेल में इंग्लिश तो चार शब्द बोलने को बताया जाता है, लिखने को बताया जाता है। बाद में वो क्या करते हैं, घर आके फिर से अपने क्षेत्रीय भाषा में बात करना, खेलना कूदना शुरू कर देते हैं। तो क्या है, इससे वो भाषा जल्दी सीख नहीं पाते। ठीक है, तो भाषा को आसानी से सीखने के लिए क्या होना चाहिए, भाषा का समृद्ध परिवेश होना चाहिए। क्योंकि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, बस उसको एक सही मार्गदर्शन और एक सही परिवेश दिया जाए तो अच्छे से भाषा अर्जित कर सकते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है, यानी अगर बच्चा प्राइमरी लेवल पे है, छोटे मतलब शुरुआती पढ़ाई करने जा रहा है या कर रहा है, तो भाषा सिखाने का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। तो देखिए विकल्प पर नज़र डालें तो भाषा वैज्ञानिक तथा स्पष्ट होना, यानी अगर उसको सिखाएंगे तो भाषा हमारी वैज्ञानिक हो, स्पष्ट हो, या भाषा का व्याकरण सिखा दें उसको, या उच्च स्तरीय साहित्य को पढ़ना सिखा दें, या भाषा का प्रयोग सिखाएं।
तो देखिए प्राथमिक लेवल पे है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसके भाषा के प्रयोग को सिखाना है कि भाषा का वो प्रयोग किस प्रकार करेगा। तो इस तरह से इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा भाषा का प्रयोग सिखाना है। देखिए जब वो भाषा का प्रयोग करना सीख जाएगा तो साहित्य पढ़ना, अपने भावों को व्यक्त करना और सब कुछ करने लगेगा। ठीक, अगले विकल्प देखते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ भाषा की इसलिए बात की जा रही है क्योंकि हम भाषा पढ़ ही रहे हैं, हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं, तो हिंदी भाषा में तो दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। एक तो आपके जो व्याकरण के हैं उस पर प्रश्न पूछे जाते हैं, दूसरा पेडागॉजी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके यूपी टेट में भी पूछे जाते हैं और सी टेट में तो आपके 30 में से 15 नंबर तो इसी से पूछे जाते हैं। तो इसको लिए इसलिए इसको भी हमें ध्यान में रख के चलना है। तो देखते हैं इसके विकल्प कौन कौन से हैं। बच्चों की भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? शुद्ध उच्चारण करना, बातचीत करना, सुंदर लिखना या मानक वर्तनी। तो देखिए भाषा को सीखने की बात की जा रही है, तो भाषा सीखने का जो सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें होगा वो होगा बातचीत करना। देखिए सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, बातचीत करना जब शुरू करेगा, पहले वो अपने टूटे फूटे लैंग्वेज में जो कुछ भी उसको आता है उसमें बोलेगा। वो उसके बोलने के बाद जब वो उसमें उसकी फ्लुएंसी आ जाएगी, अपनी बातों को कह सकेगा, तब हम जाके कहीं उसको उन चीज़ों को शुद्ध उच्चारण करना या उसको लिखना सिखाएंगे। ठीक, आते हैं अगले प्रश्न पे। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कैसे होती है? अर्जित होती है, जन्मजात होती है, अनुकरणीय होती है या बिल्कुल नहीं होती? तो चॉम्स्की के अनुसार अगर देखा जाए तो बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। ठीक, भाषा सीखने की क्षमता जो होती है वो जन्मजात होती है और उसके बाद परिवेश के माध्यम से उसका परिमार्जन होता है। आगे चलें, अगले प्रश्न को देखें। निम्न में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? इन विकल्पों में ऐसी कौन सी चीज़ है जो है अगर वो ना रहे तो हम पढ़ नहीं सकते? अर्थात देखते हैं विकल्प पे, 12 खड़ी से परिचय, यानी 12 खड़ी जो हमारी है अगर वो उससे परिचय नहीं है तो हम नहीं पढ़ सकते, या वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान, दूसरा संयुक्ताक्षरों की पहचान, और है लिपि से परिचय। तो बताइए अगर इसमें ऐसा क्या है जो अगर ये ना रहे तो हम पढ़ नहीं सकते? ठीक है, तो सबसे पहला जो सही सबसे उपयुक्त विकल्प होगा वो होगा लिपि से परिचय। वो होगा लिपि से परिचय। लिपि से परिचय क्यों होगा? देखिए अगर हमको लिपि ही नहीं मालूम है तो वर्णमाला कहाँ से जाएगी, 12 खड़ी कहाँ से आएगा, संयुक्ताक्षर कहाँ से आएगा? तो सबसे पहले तो हमें तो लिपियों का ज्ञान होना जरूरी है ना। चाहे जिस भाषा को हम पढ़ रहे हैं पहले उसकी लिपि जानेंगे, तब उसके हम आगे जो इसके भी नियम हैं वो जानेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ पे कुछ प्रश्नों को हल करने की कोशिश की है और अब अगले एपिसोड में हम कुछ और प्रश्नों को जानेंगे। ठीक है, तब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। जो भी आपके कमेंट हमें जो कि आपके सुझाव हों हमें आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।